हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। सो यहाँ पे हम लोग ने सीओए का यूनिट 4 का वन शॉट करा हुआ है। आप इस वीडियो पूरा एंड तक देखें तो आपकी यूनिट 4 एकदम कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। इसमें हम लोग लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इससे आपकी तैयारी एकदम टॉप नॉच हो जाएगी। तो सीओए के लिए आपके लिए एकदम बढ़िया कंटेंट लेके आया हूँ। तो अगर आपको देखिए इसमें मैंने पूरे सोल्यूशन पे दे रखे हैं आप यूनिट 4 के, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। साथ ही साथ आपको इसमें टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसकी। हम लोग शुरू करते हैं 2024-25 जो कि लेटेस्ट में आया वो सीओ का पेपर है। उसमें सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आया यूनिट 4 का। क्या आया है? एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रोम मेमोरीज। तो रोम मेमोरीज क्या होती है इनका थोड़ा सा बताना है आपको डिस्क्रिप्शन। तो रोम आपको पता है एक तरीके से मेमोरी होती है, और आपका रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो रोम का मतलब यहाँ पे क्या है? रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या है? जैसे कि देखो, वोलेटाइल मतलब होता है जो चीज वेपराइज हो जाए इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का नॉन वोलेटाइल मतलब क्या है कि जैसा आपने मान लीजिए शट डाउन करा कंप्यूटर, तो ऐसा ना हो कि भाई आपके सारे फाइल्स वगैरह सब उड़ जाए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये नॉन वोलेटाइल होती है रोम। मतलब आप जो भी फाइल्स या फिर फोटोज़ डालते हैं, वो उसमें इंटैक्ट रहती हैं और जब रिमेन आप दोबारा से ओपन करते हैं तो उसमें दिखती हैं। तो इसीलिए रोम को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दैट स्टोर्स परमानेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे क्या है? परमानेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। इट अलाउज रैंडम एक्सेस। यहाँ पे क्या है? रैंडम एक्सेस अलाउड होता है, ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंसली चलना पड़ेगा। सो एनी डेटा लोकेशन कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। तो कोई भी डेटा लोकेशन हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लोग ये हो गया सेक्शन ए का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी। आपको ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 7 मार्क्स का, इसको अच्छे से देखेंगे। सच एज मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बताना है, मैग्नेटिक टाइप्स के बारे में बताना है, टेप्स के बारे में मतलब, और ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बताना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग इसको पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन को। तो ऑक्सिलरी मेमोरी बेसिकली सिंपल सी बात बताऊं तो आपको बोल सकता हूँ एक्स्ट्रा मेमोरी है ना। सिस्टम में कुछ रैम रोम होती है, उसके अलावा जो भी आप मेमोरी यूज करते हैं वो आपकी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। जैसे कि आपकी मैग्नेटिक डिस्क यूज कर लिया, आपने कॉम्पैक्ट डिस्क यूज कर ली, कुछ भी यूज कर लिया, तो आपका ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी। अब क्या आते हैं यहाँ पे? मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पे आते हैं। पहला हम लोग का यही तो बताना है यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है। तो देखो, मैग्नेटिक डिस्क एक तरीके से स्टोरेज डिवाइस, ये तो पता ही है, आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज वही मतलब जो कि आपकी प्राइमरी के अलावा है, जो हम लोग एक्स्ट्रा डाली हुई है उसमें, फॉर स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर्स फाइल। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं इसमें मैग्नेटिक डिस्क में, और क्या यूजर की कुछ फाइल जैसे फोटोज, वीडियो, एनीथिंग डाल सकते हैं। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है इसका? तो कैसा है मतलब बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कंसिस्ट होता है? तो इट इज कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर प्लेटर्स। तो यहाँ पे क्या सर्कुलर पैटर्न्स होते हैं इसमें, और यहाँ पे क्या होता है? कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें आपको नाम से पता चला है मैग्नेटिक डिस्क है, तो कुछ तो मैग्नेट से फर्क पड़ता होगा, है ना, कुछ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल से कोटिंग होती है इसमें। तो ये चीज हो गई। डेटा इज रीऑर्डर्ड इन अ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक मतलब ऐसे एकदम कोलाइडिंग वाले सर्कल्स, तो कॉल्ड ट्रैक्स। तो इसमें क्या है? डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? कोलाइडिंग सर्कल्स, जिनको कहते हैं ट्रैक्स। तो ट्रैक्स में हम लोग का डेटा स्टोर होता है। ये सब आपको ऐसे लिख के आना है, पॉइंट वाइज में लिख के आइएगा वहाँ पे, कि ट्रैक्स में हम लोग का क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क में डेटा स्टोर होता है, विच आर फर्दर डिवाइड इनटू सेक्टर्स। तो आपका क्या हो गया? सबसे ऊपर आपका मैग्नेटिक डिस्क, देन वो किसमें आपका डेटा स्टोर करते हैं? ट्रैक्स में। और ट्रैक्स किसमें फर्दर डिवाइड होते हैं? सेक्टर्स में। तो सेक्टर में डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा इसमें मैग्नेटिक डिस्क जो आपका डिस्क है उसका आप स्ट्रक्चर लिख के आएंगे। अब आते हैं ऑपरेशन क्या होता है। तो देखो, इसमें रीड राइट हेड्स फ्लोट जस्ट अबव द रोटेटिंग सरफेस। अब जैसे आपको पता है कि आपने सीडी, कभी आपने सीडी प्लेयर आपने लगाया उसमें अपने सीपीयू में, तो उसमें रोटेट करती है। तो उसमें पॉइंटर्स होते हैं बेसिकली, है ना, जो कि आपका रीड राइट हेड्स बोलते हैं जिनको, जिस तरीके से उसमें टच करते हैं तो उससे क्या होता है? आपका डेटा रीड और राइट होता है। तो यही चीज होती है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? उसमें रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जस्ट अबव द रोटेटिंग सरफेस। तो एक तरीके से मान लीजिए डिस्क है आपकी, तो यहाँ पे आपने जब सीपीयू में डाला तो यहाँ से एक हेड आता है ना, उसमें रीड एंड राइट वाला सिस्टम लगा होता है। तो यही चीज है। टू एक्सेस डेटा द डिस्क रोटेटेड एंड द हेड मूव्स टू द करेक्ट ट्रैक। अगर हम लोग को डेटा रीड करना है तो क्या होता है कि वो डिस्क रोटेट करती है और हेड मूव करता है टुवर्ड्स द करेक्ट ट्रैक, अलाउइंग फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू एनी ब्लॉक ऑफ डेटा। तो हम लोग इससे क्या किसी भी ब्लॉक ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई हम लोग की। अब देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक टेप अपनी, ये सेकंड टाइप की है, पहला था टाइप तो हो गया हम लोग का। तो मैग्नेटिक टेप क्या है? इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या हम लोग काफी स्टोरेज जो टेक्नोलॉजी है ओल्ड है, मतलब मैग्नेटिक डिस्क तो थोड़ी नई है, बट मैग्नेटिक टेप काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें कुछ ही हम लोग बेसिकली चीजें स्टोर करते हैं, जो आर्चीव फाइल्स वगैरह होती हैं वो। फंक्शनैलिटी क्या है इसकी? यूज फॉर डेटा बैकअप्स एंड आर्चीविंग। तो जैसे आपको कोई भी बैकअप वगैरह रखना होता है तो वही इसमें रखते हैं, ऐसा कोई मेन फाइल नहीं रखते हैं। सुटेबल फॉर ऑफलाइन स्टोरेज। तो ऑफलाइन स्टोरेज के लिए हम लोग की सुटेबल होती है क्या? मैग्नेटिक टेप्स। देन थर्ड, स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड। तो अगर हम लोग को काफ़ी लाइक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमको कोई डेटा स्टोर करना है तो हम लोग के लिए मैग्नेटिक टेप यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मतलब उड़ती नहीं है ऐसे मेमोरीज। वेरी लो कॉस्ट पर बिट। तो यहाँ पे क्या है? सस्ती होती है मैग्नेटिक टेप। हाई स्टोरेज कैपेसिटी। तो इनकी कैपेसिटी की जो स्टोरेज होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क, जो हम लोग की थर्ड टाइप है। ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली वही जो आपकी लेजर लाइट से आपका पूरा काम चलेगा इसमें, मतलब बेसिकली ऑप्टिकल लाइट से।
यूज लाइट टेक्नोलॉजी रैदर दैन मैग्नेटिज्म टू स्टोर डेटा। अब जो हम लोग की दोनों पढ़ी, हम लोग ने उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, उसके थ्रू हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, हम लोग लाइट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने अपने देखा होगा सीडी प्लेयर में लाइट ही होती है, उसमें ब्लू कलर की लाइट निकलती है, उसी से आपका रीड होता है। तो आपको क्या है, लाइट टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, नॉन वोलेटाइल, ये तो आपको पता ही है। लेजर बेस्ड स्टोरेज, ये भी पता है। स्लोअर दैन मैग्नेटिक डिस्क, तो ये थोड़ा सा स्लो होती है मैग्नेटिक डिस्क से, क्योंकि वो भैया देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। फंक्शनैलिटीज क्या है आपकी ऑप्टिकल डिस्क की, यूज फॉर सॉफ्टवेयर एंड मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर और मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन जितना होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। जैसे कि आपके कोई भी सॉफ्टवेयर है, गेम्स है, उसमें आप लोग यूज करते हैं। डेटा बैकअप एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज, अगर आपको डेटा बैकअप करना है फिर लॉन्ग टर्म स्टोरेज करनी है, तो आप ऑप्टिकल डिस्क यूज करेंगे। थर्ड, इजी डेटा ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम, तो हम लोग को अगर इजी डेटा ट्रांसफर करना है तो हम लोग यूज करेंगे इसमें ऑप्टिकल डिस्क का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क नहीं, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल डिस्क लिख सकते हैं। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, डायरेक्ट एक्सेस, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसी तरीके आपने यहाँ पे सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, फंक्शनैलिटीज बता दी, और तीनों टाइप को एक्सप्लेन कर दिया। आपको देखो सिंपल भाषा में बस इतना सा याद रखना है कि मैग्नेटिक डिस्क जो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेस्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी जो होती है सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं, और इसी तरीके इनका स्ट्रक्चर बता देना कि किस तरीके से सेक्टर्स होते हैं, इसमें ट्रैक्स होते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन बता देंगे। मैग्नेटिक टेप बता देंगे कि भैया पुरानी जमाने की हो गई है अब, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें इनके बारे में बता देंगे। ऑप्टिकल डिस्क तो अभी थोड़ी नई जमाने की है, इसमें लाइट टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ये आपका 7 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन हो गया, और एकदम आप ऐसे ही लिख के आएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, डिजाइन एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, मतलब किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं। देखो उसकी किसी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, किसी की कम होती है, मतलब उसमें जो आपकी एक्सेस टाइम होता है वो कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्लासीफाई करा है, डायग्राम बना के आना है, यही इसकी कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की है। तो देखिए इसमें किस तरीके से डायग्राम है, एक्सेस टाइम नीचे जाके बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि सबसे ऊपर वाले को सबसे कम टाइम लगेगा, देन उसके बाद थोड़ा ज़्यादा लिखेगा एक्सेस टाइम। तो आपको क्या चाहिए, अगर अच्छी मेमोरी होनी चाहिए तो सबसे ज़्यादा कम एक्सेस मेमोरी लगना चाहिए, तो सबसे टॉप वाला होगा जो सबसे अच्छी मेमोरी होगी, मतलब एक्सेस टाइम के बेसिस पे। कैपेसिटी, मतलब कितनी इसमें स्टोरेज है, वो भी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपकी जो सबसे ज़्यादा फास्ट एक्सेस है लेकिन उसमें स्टोरेज बहुत कम है ना, तो उसकी कैपेसिटी यहाँ से कम है, फिर थोड़ी बढ़ती है कैपेसिटी, और लास्ट में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या डायग्राम है। सबसे ऊपर आते हैं आपके सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर मतलब क्या, जो आपके रजिस्टर्स होते हैं वो स्टोरेज यूनिट होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेस होते हैं, इसीलिए सबसे टॉप पे है। बट इनका क्या है, कैपेसिटी सबसे कम होती है, तो कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। देन आता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी में क्या होता है, ये भी आपका एक्सेस टाइम इससे थोड़ा सा सीपीयू रजिस्टर से कम होता है, लेकिन ये भी बहुत फास्ट होती है। बट इसका भी आपका साइज क्या है, इतना नहीं होता कि आप उसको प्राइमरी स्टोरेज बना पाए। नहीं, आप खुद ही कहेंगे भैया जब सीपीयू रजिस्टर इतना फास्ट है तो इसी में हम लोग सब कुछ स्टोर कर दें, पर ऐसा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी कम होते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस टाइम इसका सबसे कम होता है, मतलब सबसे फास्ट होते हैं। कैश मेमोरी उससे कम फास्ट होती है। देन आती है मेन मेमोरी, मतलब वही रैम रोम आपकी, है ना। तो मेन मेमोरी जो होती है ये आपके इन दोनों के बाद आती है, ये भी ठीक ठाक चलती है, इसका आपकी जो कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है और एक्सेस टाइम भी थोड़ा सा इसमें बढ़ जाता है। देन आते हैं मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, इसके बाद आती है मेन मेमोरी में, थोड़ा सा इसकी प्रोसेसिंग लो होती है ना, और यहाँ पे कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। और ऑप्टिकल डिस्क, इसमें भी हम लोग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सेस टाइम जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क उतनी फास्ट होती नहीं है। और मैग्नेटिक टेप सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा स्लो होती है। तो आपको इस तरीके से पूरा हायरार्की बनाना है कि भैया देखो सबसे नीचे जो होगा वो सबसे आपका जो है ज़्यादा कैपेसिटी वाला होगा, ज़्यादा स्टोरेज होगी, लेकिन उसमें एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम लगे उसको यूज़ करने में। तो हम लोग के लिए ये तो खराब है ना। अगर सबसे अच्छी बात करें तो सीपीयू रजिस्टर है, बट डिपेंड करता है क्या यूज़ केस है। यही चीज़ हमने यहाँ पे थ्योरी में भी लिखी है कि कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी यूनिट बेस्ड ऑन स्पीड। स्पीड क्या है उसकी, कॉस्ट क्या है, मतलब यहाँ पे महंगे भी होते हैं, देखो जो आपकी सीपीयू रजिस्टर ना काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और मैग्नेटिक टेप जो होते हैं थोड़े से सस्ते होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट के बेसिस में होता है। एंड कैपेसिटी मतलब क्या उसकी स्टोरेज है। इट इंक्लूड रजिस्टर्स, में रजिस्टर्स होते हैं, कैशे होती है, मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इज स्टोर्ड इन फास्टर मेमोरी। तो देखो जो आपको कई बार यूज करना पड़ता है ना डेटा, आपको एक ही डेटा आप 10 बार यूज कर रहे हैं, तो उसको आप ज्यादातर कोशिश करते हैं कैश मेमोरी में रखते हैं। क्यों, क्योंकि इसको फास्टर एक्सेस चाहिए हम लोग को, नियर द सीपीयू। वाइल द लेस यूज डेटा आप जो आप कभी कभी यूज करते हैं उसको हम लोग किस में रखते हैं, स्लोअर मेमोरीज, लाइक जैसे कि आप उसमें मैग्नेटिक टेप में रख दें या किसी में भी रख दें, लेकिन जो आपकी लोअर हायरार्की में होते हैं। तो दिस हायरार्की इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, रिड्यूसेस एक्सेस टाइम एंड लोअर्स ओवरऑल कॉस्ट। इससे क्या होता है, सब कुछ मैनेज होकर चलता है। ऐसा नहीं कि जो आपका टास्क बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है ना। तो इस चीज़ को मेंटेन करने को मेमोरी हायरार्की इंपॉर्टेंट है। तो आपको डायग्राम क्लियर हो गया, बस यही था इसमें।
हम लोग बढ़ते हैं 6th के बी क्वेश्चन में। ये आपका पूछा गया था रैम पे। तो रैम आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर रैम, मतलब आपकी जो रैम होती है उसके बारे में बताना है, जिसका फुल फॉर्म आपको पता ही, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है डी रैम और एस रैम। डी रैम होता है आपका डायनेमिक रैम, एस रैम होता है स्टैटिक रैम। इनको बहुत ही डिटेल में देखते हैं हम लोग क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर रैम इज वोलेटाइल। अब वोलेटाइल मैंने अभी आपको नॉन वोलेटाइल तो बताया था कि रोम आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, रैम आपकी वोलेटाइल होती है। मतलब आपके जो भी आपके जैसे मान लीजिए कई सारे ऐप्स खोले, आप उसको स्विच ऑफ करेंगे जब अपने फ़ोन को, तो क्या होगा, जो आपके सारे ऐप्स हैं वो हट जाएँगे वहाँ से, है ना? तो वोलेटाइल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो क्या होता है, वोलेटाइल हो जाते हैं वो सारे, मतलब जितना आपका डेटा होता है अगर आप शट डाउन कर दिए सब उड़ जाएगा, तो वोलेटाइल हो जाता है। तो वोलेटाइल मेन मेमोरी होती है आपकी रैम, ठीक है? यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली। तो यहाँ पे हम लोग डेटा टेम्परेरीली स्टोर करते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे वोलेटाइल होता है, इसलिए हम लोग का डेटा परमानेंट इसमें स्टोर नहीं होता। परमानेंट स्टोर करने के लिए आपको रोम ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पे कितने टाइप्स बता दिए हम लोग ने? होते तो बहुत सारे, लेकिन आपको यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे आपको 2 टाइप्स बता सकते हैं आप यहाँ पे टेम्परेरीली। तो एसरैम एंड डीरैम। तो एसरैम स्टैटिक रैम को बोलते हैं और डीरैम आपको बोलते हैं डायनामिक रैम को। तो अब देखते हैं स्टैटिक रैम क्या होती है, इसमें कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसके कैसे बनती है ये। तो एसरैम इज बिल्ट यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। अब आप कहेंगे भैया फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो फ्लिप फ्लॉप जैसे कि आप तरीके से मेमोरी कार्ड होता है ना आपका, फ्लिप फ्लॉप भी एक तरीके से स्टोरेज यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है। फ्लिप फ्लॉप क्या स्टोर करता है? एक बिट ऑफ डेटा। एक बिट, आप समझ रहे हैं, एक बिट बहुत छोटा होता है और आपका एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? एक बिट को स्टोर करने में काम आता है। इसमें कितने होते हैं? टिपिकली 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसमें, एक सेल में, फ्लिप फ्लॉप में। तो ईच सेल स्टोर्स 1 बिट डेटा। ये तो हम लोग को पता है 1 बिट डेटा स्टोर करते हैं। एंड डज नॉट रीड रिफ्रेशिंग। अब आपका देखिए जब एक बिट में एक डेटा पड़ा है, तो आपको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जाएगा नहीं कहीं पे, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ड्यूरिंग ऑपरेशन डेटा इज एक्सेस डायरेक्टली थ्रू वर्ड लाइन्स। हम लोग को जब उसको एक्सेस करना होता है डायरेक्टली हम लोग वर्ड लाइन से, उसकी बिट से हम लोग उसको डेटा एक्सेस कर सकते हैं। एंड बिट लाइन्स मेकिंग एस रैम वेरी फास्ट। अब आप जब इसमें सब कुछ डेटा बिट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप वेरी फास्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी डिकोडिंग या फिर इनकोडिंग नहीं करनी पड़ती। इट इज़ कॉस्टली। अब भैया देखिए जो चीज़ अच्छी होती है कॉस्टली होती है, आपको तो पता ही है। तो इट इज़ कॉस्टली एंड यूज मेनली इन कैशे मेमोरी। तो हम लोग कैशे मेमोरी में यूज़ करते हैं मोस्टली फ्लिप फ्लॉप्स वाला, मतलब स्टैटिक रैम। तो हम लोग का ये हो गया स्टैटिक रैम के बारे में। अब आते हैं डायनेमिक रैम क्या होती है। थोड़ा तो चेंज होगा ना। तो डायनेमिक रैम यूजेस वन ट्रांजिस्टर। वहाँ पे क्या था कि देखिए आपके पास 6 ट्रांजिस्टर थे ईच सेल में। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास 1 ही ट्रांजिस्टर होता है। एंड 1 कैपेसिटर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपेसिटर का है कि आपका डायनेमिक में क्या होता है, कैपेसिटर होता है। आपको पता है कैपेसिटर जो होता है आपको चार्ज प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैपेसिटर ने चार्ज दिया तो उसको क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब आपका उसमें डेटा पहुंच गया। कैपेसिटर ने चार्ज नहीं दिया तो 0 हो गया, ऑफ हो गया। तो यही चीज हम लोग कैपेसिटर का यूज करके यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। तो 1 कैपेसिटर पर सेल टू स्टोर अ बिट। तो हम लोग कैपेसिटर के थ्रू क्या करते हैं, एक बिट स्टोर करते हैं एज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। पता ही है कैपेसिटर का काम ही यही है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू काम करता है। द चार्ज लीक्स एवरी टाइम। अब आपको पता है भैया चार्ज जो होता है वो थोड़ा बहुत लीक करता रहता है, तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। सो पीरियोडिकली हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने कैपेसिटर के चार्ज को, मतलब कैपेसिटर को रिचार्ज करते हैं बार बार। तो हम लोग पीरियोडिकली काम होता है इसमें, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया उसके बाद रह गया। तो स्टैटिक रैम में इसीलिए स्टैटिक बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपने एक बार कर दिया, बिट्स में स्टोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डायनेमिक रैम में क्या है, यहाँ पे आप कैपेसिटर के थ्रू आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे रिफ्रेश इज रिक्वायर्ड। डेटा इज रीड बाय सेंसिंग द कैपेसिटर चार्ज। डेटा कैसे रीड होता है, सेंस करते हैं हम लोग कैपेसिटर में चार्ज है कि नहीं। 1 है तो आप डेटा रीड कर सकते हैं, 0 है तो आपका नहीं रीड हो पाएगा। तो यही यहाँ पे वाया बिट लाइन्स। डी रैम इज स्लोअर दैन एस रैम बट चीपर एंड यूज एज मेन मेमोरी रैम। डी रैम क्या होती है, स्लोअर होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए रिफ्रेश वाला प्रोसेस होता है। और एस रैम बट ये चीपर होती है, क्योंकि देखिए आपका ये थोड़ा सा स्लो होती है इसलिए चीप होती है। तो ये चीज हो गई आपकी। हम लोग देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 2023-24 पेपर है, ये आपका इसके आपके सॉल्यूशंस देखते हैं। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पेपर था और इसमें हम लोग देखते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहला आया है। डिफाइन 2.5 डी 2.5 डी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो 2.5 डी आपका क्या होता है रैम, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे पहला आता है इन 2.5 डी रैम ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स आर डिवाइड। यहाँ पे क्या होता है, 2.5 डी में जो आपकी एड्रेस लाइन्स होती है ना, उनको आप डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना? और एक आप दे देते हैं रो सेलेक्ट डिकोडर को, रो सेलेक्ट, और एक दे देते हैं डी उसमें कॉलम सेलेक्ट डिकोडर। आप कहेंगे भैया आप ये सब क्या बताए दे रहे हैं, तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, डायग्राम से समझाता हूँ। आपका देखिए इसमें इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में आपका एक बनता है, ये आप रैम मान लीजिए, है ना? इसके अंदर आपका एक और ब्लॉक होता है, तो आपका देखिए 2 डी रैम का आपका स्ट्रक्चर बन गया। ये आपकी रोज हो गई, ये आपकी फर्स्ट रो सेकंड रो, है ना? और ये आपके कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं, तो हम लोग इसी में स्टोर करते हैं। जैसे आपको वन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में स्टोर करना है तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग का क्या है, 2.5 डी रैम, मतलब यहाँ पे हम लोग ने एक तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में इसमें करा है पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या एक्स्ट्रा यूज करा है, यहाँ पे डिकोडर, और यहाँ पे भी डिकोडर। यहाँ पे तो एक रो सेलेक्ट डिकोडर है और एक कॉलम सेलेक्ट डिकोडर है। रो सेलेक्ट डिकोडर का काम क्या है कि भैया जो भी डेटा है किस रो में जाएगा, है ना? देखिए रो से सारे कनेक्ट है, उस पर बताएगा। और यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट डिकोडर क्या बताएगा कि कहाँ पे आपको कॉलम में भेजना है, और ये आपके सब इनपुट है, A0 A1 A2 A3 A4।
तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के आएँगे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। तो आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे कि क्या होता है, यहाँ पे रो सेलेक्ट डिकोडर बनाएँगे आप 3x8 का, और यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट डिकोडर बनाएँगे 2x4 का, और इसी तरीके आपका जितना 4 है, तो यहाँ पे 4 आउटपुट दिखा दीजिए आप, 4 रोज़ 4 कॉलम्स हो गए, और यहाँ पे आपके 7 का है, तो यहाँ पे आपने 8 इसमें बना दिया, क्योंकि यहाँ पे 8 इसका आउटपुट है, तो D0 से D7 तक के आपने इसमें रोज़ बना दिए। तो आपका ये हो गया पूरा 2.5 डी रैम। अब थोड़ी-सी थ्योरी देख लेते हैं। इन 2.5 डी रैम ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू अप्रॉक्सिमेटली इक्वल पार्ट्स। पता ही है भैया, देखो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है? 1 फॉर रो सेलेक्ट डिकोडर, एक रो सेलेक्ट डिकोडर के लिए, और एक हम लोग का नीचे वाले कॉलम सेलेक्ट डिकोडर के लिए। इन 2.5 डी रैम हार्डवेयर इज वेरिएबल। अब आपको पता है भैया, जितने हम लोग के इनपुट डेटा होंगे, जैसे मान लीजिए हमके पास 4 है, तो 4 क्रॉस 16 का बनाना पड़ेगा। तो हम लोग का क्या है, इसमें वेरिएबल होता है हार्डवेयर, कि आपको क्या डिकोडर यूज़ करना है, कितने उसका साइज़ यूज़ करना है, तो ये वेरिएबल हार्डवेयर होता है इसमें, हार्डवेयर इज़ वेरिएबल। इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। इसमें लॉजिक गेट्स थोड़े से कम यूज़ होते हैं। देखिए, आपने यहाँ पे लॉजिक गेट्स नहीं यूज़ करे, डिकोडर्स यूज़ करें बस, ठीक है? देन यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा-सा लेस कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आप एक देखिए बहुत ही ईज़िली आपने सब कुछ लोकेट कर दिया, कि आपने रो भी बता दी, कॉलम भी बता दी, तो आपने इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आपने इसमें प्रोसेस नहीं करा कि आपको पता करना पड़े कहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। यहाँ पे तो बस रो की वैल्यू जनरेट करिए, कॉलम की वैल्यू जनरेट करिए, और वहाँ से आप उसमें वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो आपका डी रैम हो गया, आपका 2.5 डी रैम हो गया, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में क्वेश्चन है, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एक्सेस। यहाँ पे मेथड ऑफ एक्सेस के बारे में बताना है हम लोग को। ऑल्सो डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। तो हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में डिटेल में पूछा गया है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ले रखी है। ठीक है? ऑल्सो यहाँ पे क्या बताना है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ डिस्क एक्सेस टाइम। हम लोग को ये सब बताना है यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पूरी डिटेल देनी है। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी एक्सेस मेथड। 3 टाइप्स के होते हैं मेमोरी एक्सेस, किस तरीके से करते हैं हम लोग। मतलब मेमोरी एक्सेस करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने रैंडम कुछ भी एक्सेस करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस होता है पहले, कि आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस मेथड द मेमोरी इज एक्सेस्ड इन अ स्पेसिफिक लीनियर सीक्वेंशियल मैनर। यहाँ पे एक लीनियर सीक्वेंशियल मैनर में चलती है, हम लोग की मेमोरी एक्सेस करते हैं। लाइक एक्सेसिंग इन अ सिंगल लिंक्ड लिस्ट। जैसे हम लोग लिंक लिस्ट होती है ना, आपको पता है लिंक लिस्ट क्या होता है, डेटा होता है, नोड होती है ना? तो इसी तरीके आप ये सीक्वेंसली चलते रहते हैं एक के बाद एक। तो आपका ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। द एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द डेटा। अब ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ डेटा। अब कोई डेटा बहुत दूर है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर ज़्यादा क्लस्टर्ड फॉर्म में है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द डेटा में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक लिस्ट का एक डायग्राम बना सकते हैं, कि आपका सीक्वेंशियल सर्च है, कि यहाँ पे देखिए ए बना है डेटा, और यहाँ पे नेक्स्ट। तो इस तरीके से सीक्वेंसली चलता जाएगा, इसमें ए के बाद बी में जाएगा, फिर बी के बाद सी में जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, इसमें सीक्वेंशियल सर्च कहाँ पे, मैग्नेटिक टेप्स में, मैग्नेटिक डिस्क में, और ऑप्टिकल मेमोरीज में यूज़ होता है। ये हो गया। सेकंड में हम लोग का क्या आता है, रैंडम एक्सेस। नाम से पता चल रहा है रैंडम एक्सेस, मतलब थोड़ा-सा रैंडमली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो इन दिस मेथड एनी लोकेशन ऑफ द मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। तो हम लोग कोई भी जो लोकेशन उसको एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली। जैसे हम लोग एरे में करते हैं। एरे में हम लोग इंडेक्स डाल देते हैं भैया 5, तो 5 का इंडेक्स आ जाएगा। 6 डाल दिए 6 का आ जाएगा। कोई भी डाल दीजिए इंडेक्स, अगर एक्सिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग का रैंडम एक्सेस हो सकता है एरे के थ्रू। तो हम लोग का यही चीज़ यहाँ पे एग्जांपल देंगे, आप एरे बना देंगे और बता देंगे इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है, रैंडम एक्सेस किसमें होता है, रैम में हो जाता है, रोम में हो जाता है। डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है भैया? तो डायरेक्ट एक्सेस दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, आपका जो आपका यहाँ पे इस तरीके से रैंडम एक्सेस है और सीक्वेंशियल एक्सेस है, दोनों को मिला देते हैं हम लोग। तो देन हम लोग को बनता है डायरेक्ट एक्सेस। तो द एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन बोथ द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो हम लोग को बता दें किस पे डिपेंड करता है। अब आते हैं मैग्नेटिक डिस्क, जो कि आपका डिटेल नोट पूछा गया है इसमें, कि क्या है भैया ये? तो मैग्नेटिक डिस्क क्या है? दे आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। अगर आपको डायरेक्टली स्टोरेज को एक्सेस करना है, बेसिकली यही जो दोनों टाइप्स के कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं। इसमें क्या है, सीक्वेंशियल भी और साथ ही साथ रैंडम भी। तो ये हो गया हम लोग का। इट यूजेस अ मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। अब आपको नाम से ही पता चला भाई मैग्नेटिक डिस्क है, तो कुछ तो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का यूज करता ही होगा ना डेटा स्टोर करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस टू रीड राइट एंड री राइट एंड एक्सेस डिटेल। तो ये हम लोग का ये हो गया। इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स। हम लोग का डेटा कहाँ स्टोर होता है, ट्रैक्स में स्टोर होता है। जैसे मैंने बताया था आपको ट्रैक्स, देन उसके बाद आता है सेक्टर्स, है ना? ट्रैक्स, स्पॉट्स एंड सेक्टर्स। तो ये हम लोग के बेसिकली उसी में मैग्नेटिक डिस्क में एक तरीके से हम लोग ने जो भी कंपोनेंट होता है उसमें बता दिया कहाँ पे स्टोर होता है। तो मैग्नेटिक डिस्क तो एक पूरा कंपोनेंट का नाम है, लेकिन उसके अंदर कहाँ पे स्टोर होता है, तो ट्रैक्स में, स्पॉट्स में एंड सेक्टर्स में आपका डेटा स्टोर होता है। अब आते हैं लार्ज डिस्क स्टोरेज इज क्रिएटेड बाय स्ट्रकिंग टुगेदर मल्टीपल डिस्क। तो कई सारी डिस्क एक साथ बना दीजिए तो लार्ज स्टोरेज बन जाएगी। तो हम लोग का आ गया एग्जाम्पल हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क भी आपके तरीके से मैग्नेटिक डिस्क है। जिप डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, तो ये हम लोग कई एग्जाम्पल्स हो गए। अब आप यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे ये आपका पूरा मैग्नेटिक डिस्क बना दिया आपने, इस तरीके से बना दिया। रीड राइट हो गया, ये आपके एक मल्टीपल ऑफ डिस्क यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है? यहाँ पे प्लेट्स है, स्पिंडल है, असेंबली, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते, कई सारी डिस्क आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना दीजिए। बस ये हो गया। फीचर्स क्या है भैया मैग्नेटिक डिस्क के? तो चीप स्टोरेज डिवाइस है, चीप है, ईजी टू कैरी है, ईजी टू कैरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे मोर रिलायबल, ये काफ़ी रिलायबल है मैग्नेटिक डिस्क एंड ईजी एक्सेस डिवाइस, इसमें ईजी एक्सेस हो जाता है क्योंकि इसमें दोनों चीज़ सपोर्ट करता है, डायरेक्ट बेसिकली एक तरीके से आपका सीक्वेंशियल और रैंडम। तो इस वजह से आपके फीचर्स लिख देंगे, तो इससे आपका क्या है पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो हम लोग का न्यूमेरिकल आया है, कंसीडर अ कैशे M1 एंड मेन मेमोरी M2। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं और उसमें सॉल्व क्या करना है हम लोग को बताना है। पहले पार्ट में शो एंड एक्सप्लेन द मैपिंग बिटवीन M2 एंड M1, साथ ही साथ कैलकुलेट द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। इसका फॉर्मूला होता है, बस डायरेक्टली वैल्यू रखिए उसमें आ जाता है। तो आप देखते हैं बहुत ईजी है, इसमें आपको दिया गया M1 में कितने वर्ड्स आ सकते हैं 16K। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे के से, कैसे 1024 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 1M वर्ड दिया गया है मेन मेमोरी में, तो 1M मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1024 होते हैं उसमें। ठीक है, तो 1024 इंटू 1024 करेंगे इसमें 1M में। देन यहाँ पे 400 नैनो सेकंड का एक्सेस टाइम है इसमें M2 में, और 50 नैनो सेकंड का एक्सेस टाइम है इसमें M1 में। देन आते हैं एज्यूम 8 वर्ड कैश ब्लॉक। यहाँ पे हम लोग को बता रहा है कि भैया एक कैश ब्लॉक में कितने वर्ड हैं, 8 वर्ड है। इसको हम लोग को यूज होगा किसमें, जब हम लोग एक्सेस करेंगे कितना उसमें जो आपके कैश में ब्लॉक्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो 8 वर्ड्स कैश ब्लॉक है, ठीक है, एक कैश ब्लॉक में 8 वर्ड्स आ सकते हैं। सेट्स का साइज कितना है 256 वर्ड, तो एक सेट में कितने आ सकते हैं 256 वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेट एसोसिएटिव मैपिंग है ना, तभी यहाँ पे सेट का भी साइज दिया गया है। आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस इसका पैटर्न है वो आप देख लीजिए, आपको आराम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बताना है मैपिंग क्या होगी, बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाना है। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे M1 देखिए आपको 16K वर्ड दिए गए, तो मतलब कैसे एक्सेस टाइम यहाँ पे दे दिया गया है। M2 दे दिया 1M वर्ड्स, एक्सेस टाइम दे दिया है, ठीक है। ब्लॉक साइज आपको दिया गया है 8 वर्ड्स का, है ना, देखिए एज्यूम 8 वर्ड्स, ठीक है, तो ब्लॉक साइज मिल गया 8 वर्ड्स का। सेट का साइज कितना है 256 वर्ड्स का, ये भी हम लोग को दिया गया था, लिख लिया हम लोगों ने। अब लोग आते हैं कैश ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेट एसोसिएटिव है और हिट रेशियो 0.95 है। सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब हम लोग शुरू करते हैं। ब्लॉक साइज क्या है 8 वर्ड्स, कैश साइज क्या है हम लोग का 16K। कैश का साइज क्या है 16K, देखिए ऊपर हम लोग ने दिया गया था यहाँ पे 16K। तो हम लोग कैश साइज को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे आपके जो बेसिकली ब्लॉक है, लेकिन उससे पहले आपको 16K को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो K की जगह लिख देते हैं 1024, तो 16K को क्या लिख सकते हैं 16384 वर्ड्स। तो हम लोग को वर्ड्स में आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स कैसे निकालेंगे। एक ब्लॉक साइज का कितना है 8 वर्ड्स, जैसे आपको पता है भैया देखो, एक जो हम लोग का क्वांटिटी है वो 2 स्पेस ले रहा है सपोज दैट, और आपके पास 10 स्पेस है, तो 5 ही तो आ पाएंगे, तो डिवाइड करके निकाला, वही सी यहाँ पे भी करेंगे। तो नंबर ऑफ कैश ब्लॉक कैसे, जो आपने टोटल जितना कैश साइज निकाला कितना हम लोग को डालना है 16384, और एक कितनी स्पेस ले रहा है 8, तो कितने अकोमोडेट हो जाएंगे 2048 हो जाएगा, 2048 ब्लॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स, तो हम लोग ने एक पहला पार्ट निकाल लिया। देन सेट का साइज, देखो 256 वर्ड्स है सेट में, है ना, तो आप 256 को डिवाइड कर दिया, सेट का साइज कितना 8 है ना, 256 डिवाइड बाय 8 तो 32 ब्लॉक्स पर सेट हो गया। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे सेट का साइज निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ सेट्स में। नंबर ऑफ सेट्स कितने लगेंगे, तो वही केस है यहाँ पे, देखिए 2048 हम लोग के थे ब्लॉक्स, है ना, और इसको डिवाइड कर दिया 32 से, 32 से डिवाइड करा तो हम लोग का 64 सेट आ गया। तो हम लोग ने इस तरीके से इसमें जब बस एक बेसिक बेसिक सा फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ सेट्स निकाल लिए, सेट साइज, ठीक है, और नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स निकाल लिए। तो कैश ब्लॉक्स मिल गए हम लोग को और नंबर ऑफ सेट्स मिल गए। हम लोग को क्या करना है, मेन मेमोरी ब्लॉक निकालना है। तो मेन मेमोरी ब्लॉक में क्या है 1M दिया गया। अब आप 1M को लिख सकते हैं, 1 को 1024K, 1M इक्वल टू 1024K, और K को आपको पता है 1024, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 20, क्योंकि 1024 होता है 2 की पावर 10, तो 2 पावर 10 और 10 कितना हो जाएगा 2 पावर 20, तो आपने सही लिख दिया। तो 1M वर्ड्स इक्वल टू 2 पावर 20 वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं एड्रेस वर्ड में, एड्रेस फॉर्मेट में। तो इसका क्या फॉर्मेट होता है, देखिए आपके कुछ वर्ड के बिट्स होते हैं, फिर सेट के होते हैं, फिर मेन मेमोरी होते हैं, और इसी तरीके आपके टैग बिट्स होते हैं, और इसमें आपको पूरा सब मिला के एक आपका इंस्ट्रक्शन बनता है ना, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन बनता है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड ऑफसेट कैसे निकलेंगे। तो वर्ड के लिए आपको यहाँ पे लॉग बेस टू 8 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास 8 वर्ड्स है ना, जो आपका वर्ड का साइज वो कितना है, देखिए ब्लॉक साइज 8 वर्ड्स का है ना। तो आपको इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग बेस टू 8 करना पड़ेगा, या फिर आप इसको इस तरीके से लॉग मत सोचिए, तो एक समझिए आप 8 को 2 की पावर में कैसे लिखेंगे। तो 8 को 2 पावर में लिखने के लिए एक 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 करना पड़ेगा, और 2 की पावर 3 मतलब यहाँ पे जो पावर होती है यही आपके बिट्स होते हैं। तो आपके वर्ड ऑफसेट के लिए कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे 3 बिट्स, क्योंकि 8 वर्ड्स का आपका इंस्ट्रक्शन है। देन आपके आते हैं सेट इंडेक्स। तो सेट सेट में कितने हम लोग सेट निकाले थे 64 सेट्स। अब आप 64 को जब 2 की पावर ब्रेक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम लोग के सेट इंडेक्स के बिट्स भी आ गए। बेसिकली आपको करना क्या होता है यहाँ पे, बस आपको कुछ डिटेल से निकालना पड़ता है कि इंडिविजुअल बिट्स कितनी लेगा ये आपका उसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, है ना, एक तरीके से एड्रेस में। तो ये चीज़ हो गई। देन आते हैं हम लोग मेन मेमोरी साइज़। तो मेन मेमोरी साइज़ में क्या होता है, मेन मेमोरी साइज़ में आपके 2 की पावर 20 वर्ड्स हो जाते हैं।
तो इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स निकाल ली। तो आपके टैग बिट्स कितने होंगे? तो देखो आप टैग बिट्स के लिए वर्ड ऑफसेट और सेट इंडेक्स को माइनस कर दीजिए। इससे आपके टैग बिट्स आ जाएँगे, क्योंकि देखिए आप जो पूरा इंस्ट्रक्शन होता है वो 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपका 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन कौन-कौन सी चीज़ों का होता है? वर्ड ऑफसेट, सेट इंडेक्स और टैग बिट्स। तो आपको पता है टोटल पता है 20 वर्ड्स 20 आपका होता है बिट्स, क्योंकि आप 2 पावर 20 है। अब 2 पावर 20 कैसे आप ये कहेंगे? तो इसका जो साइज़ दिया गया था हम लोग को मेन मेमोरी के साइज़ से, उससे निकाला हम लोग ने। अभी हमने निकाला था 1 एम वर्ड से, है ना? तो यहाँ पे 20 माइनस 6 प्लस 3 करेंगे तो 11 बिट्स आ जाएगा। तो आपके पास आ गई टैग बिट्स, आपके पास आ गई वर्ड ऑफसेट और आपके पास आ गई सेट इंडेक्स। तो इससे आप इन तीनों कंबाइन करके आप इसमें बता सकते हैं कि भैया आपके पास इतने बिट्स का आपका बन जाएगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो बस यही है आपको, यहाँ पे ज़्यादा आपको इतना थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा, नहीं आपने पढ़ा है तो आप फिर भी समझ सकते हैं कि इसमें कैसे आपको इसको करना है, ठीक है? तो हम लोग का ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे एक थ्योरी लिखी, मैपिंग अ ब्लॉक फ्रॉम M2 कैन मैप टू एनी ऑफ द 32 ब्लॉक्स। 32 ब्लॉक्स थे, तो विद इन अ स्पेसिफिक सेट इन कैश, तो यहाँ पे किसी भी 32 ब्लॉक्स में एक में ब्लॉक में जा सकता है। तो ये हम लोग का हो गया। सेकंड पार्ट क्या था? इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है H इंटू टी सी प्लस 1 माइनस एच टीसी प्लस टीएम। तो अब देखिए एच क्या होता है? हिट रेशियो, जो कि हम लोग को दिया गया है 0.95, है ना? और यहाँ पे टीसी क्या होता है कि कैश मेमोरी कितना टाइम एक्सेस टाइम है उसका। 1 माइनस एच, यहाँ पे एच वही आपका हिट रेशियो। टीसी क्या होता है? टीसी वही आपका कैश मेमोरी टाइम, और एम मतलब टीएम मतलब मेन मेमोरी टाइम। बस आपने सारी डिटेल्स दी थी, आपने रखा है यहाँ पे, तो 17 नैनो सेकंड आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके आपका देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 6 का बी। तो क्वेश्चन 6 के बी में आते हैं, एक्सप्लेन द डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक्स, कंसीडर डिजिटल कंप्यूटर हैज़ अ मेमोरी यूनिट ऑफ 64K into 16 एंड कैश मेमोरी ऑफ 1K वर्ड्स, है ना? तो आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका डायरेक्ट मैपिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऊपर सेट एसोसिएटिव था, ये आपका डायरेक्ट मैपिंग है। 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया था। तो यहाँ पे बताया मेमोरी यूनिट जो है आपकी मेन मेमोरी, उसमें कितना उसका साइज़ है? 64K into 16, इतना साइज़ है उसका। एंड कैश मेमोरी कितना? 1K वर्ड्स। द कैश यूजेस डायरेक्ट मैपिंग, तो कैश में क्या है? डायरेक्ट मैपिंग यूज़ हुई, तो 4 ब्लॉक साइज़ है, ठीक है? 4 वर्ड्स में फ्लो 4 ब्लॉक साइज़ है, 4 वर्ड्स का, है ना? तो 4 ब्लॉक है कितने? 4 वर्ड्स के। देन आते हैं, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द टैग, ब्लॉक एंड वर्ड। जैसे हम लोगों ने बिट्स ऊपर निकाली थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे। फाइंड द एड्रेस फॉर्मेट, तो एड्रेस फॉर्मेट फाइंड करना है। हाउ मेनी ब्लॉक्स कैन कैश अकोमोडेट, तो कैश में कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं ये बताना है हम लोग को। तो इस तरीके से आप डायग्राम पे बाद में आएंगे, पहले आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक। आपको पता है कैश में आपको दिया गया 1K वर्ड्स है ना? तो 1K वर्ड्स है, तो 1K को लिख सकते हैं 1024, ठीक है? लिख दिया। देन आपके पास ब्लॉक साइज कितना दिया गया? आपको 4 दिया गया। देखिए ब्लॉक साइज आपको 4 दिया गया होगा इसमें, है ना? तो ब्लॉक साइज जहाँ पे आपको 4 दिया गया है, इससे आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया टोटल नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक कितने हैं। क्योंकि देखिए आपका, देखिए अगर आपके पास टोटल कैश वर्ड्स हैं और आपको पता है कि ब्लॉक साइज़ क्या है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक तो मिल ही जाएँगे। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला? 256 आपके हो गए कैश मेमोरी ब्लॉक। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक, ये कैसे निकालेंगे? तो टोटल मेन मेमोरी ब्लॉक इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे निकालेंगे टोटल मेन मेमोरी ब्लॉक्स जितने होते हैं, वर्ड्स होते हैं, डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज़। जैसे आपको कैश मेमोरी का निकालना था, तो कैश मेमोरी के वर्ड डिवाइड कर दिए ब्लॉक साइज़ से। अगर हम लोग को मेन मेमोरी का निकालना है, तो मेन मेमोरी के जितने टोटल वर्ड्स आएँगे, उनको डिवाइड कर देंगे ब्लॉक साइज़ से। और ये हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया गया था कि कितना आपका, देखिए यहाँ पे मेन मेमोरी का साइज़ क्या दिया गया था? 64K, है ना? और वहाँ पे कितना दिया गया था? 1K। तो इसी तरीके से हम लोग ने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे हमने जब इसको कैलकुलेट करा, तो 64 into 1024 डिवाइड बाय 4 करा, तो यहाँ पे कितना आ गया? 16384। तो आपने ये 2 चीज़ें निकालनी। क्या आ गया आपके पास कि नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स आ गए, अब नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक्स आ गए। लेकिन अब यहाँ पे मेन फ़ॉर्मूला जो आता है वो ये आता है कि नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक इन 1 ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी। अब आप कैश मेमोरी में अगर डेटा डाल रहे हैं, तो आप कैसे उसमें मतलब डेटा डाल रहे हैं, तो उसमें एक मेमोरी ब्लॉक में कितने मतलब इन 1 ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी कितने आपके मेन मेमोरी के ब्लॉक आएँगे। देखिए आपको क्या पता है कि मेन मेमोरी में कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, कई सारा डेटा होता है। मेन मेमोरी छोटी होती है, कैश मेमोरी छोटी होती है। तो आप मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा ला रहे हैं, तो आपकी कैश मेमोरी में एक वर्ड में कितने आपके उसमें एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स होंगे। तो ये चीज़ कैसे निकालेंगे आप? यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक्स। तो आपने नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स अभी निकाला 16384, और डिवाइड बाय आपने जितने नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक निकाला, तो आपने कितना निकाला? 64। और एक मज़े की बात बताएँ, तो यहाँ पे जो 64 आया, इसको आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके पास टैग बिट्स आ जाएँगी। ये सब एक सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो, तो आप इसमें कमेंट करिए, नहीं तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और मेरा इस पे वन शॉट भी अवेलेबल है यूनिट 5 का, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ हम लोग शुरू करते हैं इसको, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64, हम लोगों ने कम नंबर ऑफ मतलब एक कैश मेमोरी के ब्लॉक में कितने वर्ड्स होंगे मेमोरी ब्लॉक के, ये हमने बता दिया यहाँ पे 64 हो जाएँगे, ठीक है? और इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। क्या-क्या होता है उसमें? टैग होता है, ब्लॉक होता है, वर्ड्स होता है। अब टैग बिट्स हम लोग ने अभी आपको बताया, 64 को कन्वर्ट कर दीजिए आप 2 की पावर में, 6 आएगा, तो आपके टैग बिट्स तो आ गए। वर्ड साइज़ हम लोग को दिया गया था 4, तो इसको कन्वर्ट करिए 2 की पावर में। देखिए आपको जब भी बिट्स निकालना होगा ना, तो 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी वैल्यू होगी। तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो 2 बिट्स हो जाएगा। ब्लॉक साइज़ क्या होगा?
कैश मेमोरी का साइज कितना है 2 की पावर 8, यहाँ पे 8 बिट्स हो जाएगा ब्लॉक साइज। तो ये हो गया हम लोग का। तो आप यहाँ पे लिख देंगे टैग बिट 6 बिट्स की हो गई, ब्लॉक हम लोग का 8 बिट्स का हो गया और वर्ड्स हम लोग का 16 बिट्स का हो गया। अब टोटल आप कर दीजिए तो 6 + 2 + 8 यहाँ पे, तो 6 + 10 यहाँ पे 16 बिट्स का आपका पूरा ये होगा, ठीक है। देन टोटल एड्रेस फॉर्मेट साइज कितना होगा 16 बिट्स का हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया। देन आते हैं बी, वैलिड। यहाँ पे वैलिड के बारे में बताया, तो वैलिड क्या होता है, बस एक एक्स्ट्रा बिट ऐड हो जाता है, 1 बिट और बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, बताता है कि वैलिड है कि नहीं। तो इस तरीके से आता है 16 और टैग बिट आपके 6 के हो गए और 16 6 और 1, तो यहाँ पे 23 बिट्स हो गए। ये आपका जो यहाँ पे 16 आया है ये इसका आया है वर्ड्स का, तो वर्ड्स का जो आपका एड्रेस हो गया। और इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो आपका वैलिड मिला के टोटल 23 बिट्स का बन जाएगा। तो ये आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। बस आपको थ्योरी लिखनी है और देख रहे हैं बस डिवाइड करना है और टू पावर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 2022-23 में जो क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द देन हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 2022-23 में आया है 2 मार्क्स का। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। हालांकि हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। तो स्टैटिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स यूज करते हैं। डायनेमिक में क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर्स, इसमें चार्ज देते हैं। स्पीड क्या होती है, स्टैटिक रैम की फास्ट होती है और डायनेमिक रैम की क्या होती है, स्पीड लो होती है। और यहाँ पे क्या है, स्टैटिक रैम एक्सपेंसिव होती है और डायनेमिक रैम आपके चीप होती है। तो ये चीज हो गई आपकी। आते हैं हम लोग एक और न्यूमेरिकल हम लोग के पास, कंसीडर अ कैश कंसिस्टिंग ऑफ 256 ब्लॉक्स। यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं आपके पास, 256 ब्लॉक्स है, मतलब कैश के, ऑफ 16 वर्ड्स ईच। तो एक कैश ब्लॉक में कितने वर्ड्स है, 16 वर्ड्स है, ठीक है। फॉर अ टोटल ऑफ 4096 वर्ड्स, है ना। एंड एज्यूम दैट द मेन मेमोरी इज एड्रेसेबल बाय 16 बिट्स। तो मेन मेमोरी का जो एड्रेस है वो कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का हम लोग को बता दिया गया। इट कंसिस्ट ऑफ 4K ब्लॉक्स। तो इसमें मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स हैं, 4K ब्लॉक्स हैं। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच टैग सेट वर्ड। वही आपको बस नंबर ऑफ बिट बताने हैं, आपको उसमें टोटल वैल्यू निकालनी है, 2 की पावर में कर देना है। फॉर टू वे सेट एसोसिएटिव टेक्निक, यहाँ पे सेट एसोसिएटिव के बारे में बताना है हम लोग को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बताएंगे हम लोग। तो कैश के नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम लोग को कितने दिए गए हैं, 256। वर्ड्स पर ब्लॉक हम लोग को दिए गए 16। तो टोटल कैश वर्ड्स कितने हो जाएंगे हम लोग के पास, देखो कैश ब्लॉक्स हम लोग को 256 दिए हैं और एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स होते हैं, 16। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल वर्ड्स आ जाएंगे हम लोग के पास, कितने आ गए, 4096, ठीक है। मेन मेमोरी एड्रेस साइज कितना है, 16 बिट्स। तो मेन मेमोरी का एड्रेस होगा उसमें कितने बिट्स होंगे, 16 बिट्स होंगे। मेन मेमोरी के ब्लॉक्स कितने हैं, 4K, ठीक है। तो 4096 ब्लॉक्स हो गए, क्योंकि जब 4 मल्टीप्लाई 1024 करेंगे तो 4096 आ जाएगा। ये और ये अलग अलग है, तो इसको इतना मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। कैश टाइप हम लोग को किस टाइप की हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, टू वे सेट एसोसिएटिव। आप इस पे ज्यादा दिमाग ना लगाइए, सेट एसोसिएटिव टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ड बिट्स, तो आपका ब्लॉक साइज कितना है, 16 वर्ड्स का। तो यहाँ पे आप इसकी वही 2 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए तो वर्ड्स बिट आ जाएंगे। बेसिकली जो आपका ब्लॉक का साइज होगा 16 वर्ड्स, है ना। तो जितने आपके वर्ड्स होंगे एक ब्लॉक में, वही आपका वर्ड्स बिट डिनोट करेगा। तो यहाँ पे लॉग बेस 2 16 कर लीजिए, या फिर 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 लिख के दिखाइए और 4 बिट्स कर दीजिए। तो 16 से हम लोग का निकला है 4 बिट्स, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ब्लॉक साइज दिया गया था। सेट बिट्स में आते हैं, तो सेट बिट्स बताता है कि कैश ब्लॉक हम लोग का 256 का है, ठीक है। कैश ब्लॉक तो हम लोग को पता चल गया 256 का है। टू वे सेट एसोसिएटिव, तो 2 ब्लॉक्स पर सेट के लिए लगेगा। टू वे इसीलिए नाम है उसका, कि हर एक मतलब उसमें सेट में 2 ब्लॉक्स लगेंगे, 2 ब्लॉक्स पर सेट। तो कैश में ब्लॉक हम लोग के 256 है और 2 ब्लॉक्स पर सेट है, तो नंबर ऑफ सेट्स कितने हो जाएंगे, 128, क्योंकि डिवाइड कर देंगे। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए आपके पास जैसे अ, मान लीजिए 10 चीज़ें हैं और आपके पास एक में 2 स्टोर हो जाती है, तो 5 ही तो लगेंगी, इसी तरीके से यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सेट्स को क्या डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टू वे एसोसिएटिव है। अब हम लोग यहाँ पे सेट बिट्स निकालेंगे कैसे, तो 128 को हम लोग यहाँ पे भी 2 की पावर में कन्वर्ट करिए, तो आपका 7 आ जाएगा। तो सेट बिट्स आ गई आपकी और आपकी जो वर्ड बिट्स है वो आ गई। अब लोग को टैग बिट्स निकालना है। तो टैग बिट्स आपको पता है कि भैया टोटल अगर 16 है, तो आपका 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। आपका टैग बिट्स और आपका यहाँ पे टैग बिट्स का कॉम्बिनेशन, टैग देखिए, आपका जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग को बताया गया था 16 बिट्स का है ना। और 16 बिट्स का हम लोग को यहाँ पे बताया गया था, तो हम लोग ने यहाँ पे 2 चीज़ तो निकालनी और 3 ही चीज़ से कॉम्बिनेशन होता है, तो माइनस कर देंगे। तो टोटल हम लोग के पास 16 बिट्स का था, हम लोग ने 7 उससे वर्ड का और 4 हमने माइनस कर दिया, तो इसमें कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो 5 बिट्स हम लोग का क्या हो जाएगा, टैग बिट्स हो जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे एड्रेस फॉर्मेट बना देंगे क्या, कि टैग में हम लोग के कितने बिट्स है, 5 बिट्स, सेट में हम लोग के कितने बिट्स है, 7 बिट्स, और वर्ड में हम लोग कितने हैं, 4 बिट्स। तो हम लोग का ये पूरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बन गया और यही आपसे पूछा गया था। अब एग्जाम टिप में क्या है, कि एग्जाम टिप अगर आपको मान लीजिए चेक करना है कि भाई आपका सही आया कि आंसर नहीं, तो आपने अगर बताया गया कि 16 है आपका उसका एड्रेस का, तो सबको ऐड करिए और अगर आपका 16 आ जाता है, तो मतलब आपका समझ लीजिए कि सही आंसर हुआ। अब देखिए सेक्शन सी में जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे वो सब रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो इनका करने कोई मतलब नहीं होता, आप इसको देख सकते हैं रिवाइंड करके वीडियो। और हम लोग देखते हैं 2021-22 में लास्ट क्वेश्चन आया था आपका, इसमें क्या था कि आपका न्यूमेरिकल था, जिसमें आपको बताया गया था कि आपको 128 सेगमेंट्स दिए गए थे, ठीक है। तो सेगमेंट्स होता है एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ मान लीजिए पेजेस, तो 128 सेगमेंट थे जिसमें कितने थे, 32 पेजेस थे,
तो 32 पेज से, और पेजेस का साइज कितना था 4K वर्ड्स, तो एक पेज में कितने वर्ड्स आ सकते थे 4K वर्ड्स। फिजिकल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 4K ब्लॉक्स, तो फिजिकल मेमोरी में कितने ब्लॉक्स थे 4K ब्लॉक्स थे, ऑफ 4K वर्ड्स ईच, तो 4K ब्लॉक और 4K वर्ड्स ईच, ठीक है, तो सब कुछ 4 4 चल रहा है यहाँ पे। फॉर्मुलेट द लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट, तो जो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट था उसको आपको यहाँ बताना है। एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होते हैं ना, जैसे हम लोग ने अभी बनाया था टैग बिट्स है ना, ब्लॉक बिट्स, इस तरीके से जो भी आपके इसको बोलते हैं एड्रेस फॉर्मेट, तो आपको लॉजिकल के लिए और फिजिकल के लिए दोनों के लिए बनाना है। तो आपको कुछ डिटेल दी है, उनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस दी गई 128 सेगमेंट आपको, और ईच सेगमेंट हैज अप टू 32 पेजेस, ठीक है। पेज का साइज कितना है 4K वर्ड्स, फिजिकल मेमोरी कितने हैं 4K ब्लॉक्स, और ईच में कितने हैं 4K वर्ड्स। तो आपने डिटेल्स लिख ली पहले, इसी तरीके आपको सब कुछ वहां पे करना है। लॉजिकल एड्रेस फॉर्मेट, तो यहाँ पे क्या है, लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है, सेगमेंट नंबर, पेज नंबर प्लस वर्ड ऑफसेट, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बिट्स का आपका बनेगा इसमें लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। तो सेगमेंट आपके फील्ड कितने 128 सेगमेंट है, तो 128 को जब आप कन्वर्ट करेंगे टू पावर में तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना। तो आपके सेगमेंट बिट्स कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, लीजिए हो गए। तो आपको सेगमेंट का नंबर आ गया कितना 7, 7 हो गया हम लोग का इसका। अब आते हैं पेज नंबर में, तो पेज कितने 32, और 32 आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो आपके 5 हो गए। तो पेज में कितने आ गए 5 आ गए, तो 7 और 5 हमने दो चीज तो निकाल ली। आते हैं वर्ड ऑफसेट, आपको पता है कि पेज में कितने 4K वर्ड्स हैं, 4K मतलब कितना होता है 2 की पावर 12, क्योंकि 1K जो आपका होता है वो 2 पावर 10 होता है, और 4 मतलब कि 2 पावर 2, तो 2 पावर 12 हो जाता है। तो इसमें कितने होंगे 12 बिट्स हो जाएंगे, तो आपके वर्ड्स ऑफसेट में कितने हो जाएंगे 12 बिट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। तो इसको सब टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लॉजिकल एड्रेस जो है वो आपके कितने बिट्स का होगा, तो कितने का होगा 24 बिट्स। अब इसी तरीके से फॉर्मेट बना दीजिए कि सेक्शन सेक्शन सेगमेंट में और पेज में और वर्ड, इस तरीके से ब्लॉक बनाइए और बताइए कि सेगमेंट में आपके 7 बिट्स होंगे, पेज में आपके 5 बिट्स होंगे, और आपके वर्ड्स में 12 बिट्स होंगे। बस आपका ये हो गया। देन आते हैं फिजिकल एड्रेस में क्या होता है, तो फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लॉक नंबर प्लस वर्ड ऑफसेट। तो यहाँ पे ब्लॉक नंबर बताना होता है, वर्ड ऑफसेट बताना होता है। तो ब्लॉक फील्ड, तो यहाँ पे बताया गया था हम लोग को क्वेश्चन में कि फिजिकल मेमोरी में हम लोग के 4K ब्लॉक्स हैं, 4K मतलब कितना होता है 2 पावर 12, तो ब्लॉक बिट्स कितने हो जाएंगे 12, तो आपका ब्लॉक में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा हम लोग का। वर्ड में कितने आ जाएंगे, वर्ड आपके 4K वर्ड्स हैं, तो 4K वर्ड्स में 2 पावर 12, तो वर्ड ऑफसेट बिट्स कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, है ना। तो आपके वर्ड ऑफसेट भी आ गए हम लोग के कितने 12 आ गए, तो आपके 12 12 जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करा यहाँ पे दोनों को फॉर्म कर लिया, तो आपने फिजिकल भी बना लिया और आपने यहाँ पे लॉजिकल भी बना लिया। बस ये इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको जब भी कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट टाइप का कुछ बनाना होता है तो आपको वहाँ पे 2 की पावर में कन्वर्ट कर देना होता है, जो भी आपको वैल्यूज दी गई होती है। बहुत ही लेमैन भाषा में बता रहा हूँ, बट आप इसको समझ सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो इसमें कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट यूनिट जो भी चाहिए आप उसमें कमेंट में लिखिए। और हम लोग का बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं इसमें, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके हम लोग और भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।